यह कहानी गवाह है उस वक्त की जब यूनानियों का विशाल लश्कर भारत की सरहदों पर अपनी सत्ताएं मजबूत कर रहा था। ये वो समय था जब समूचे भारत पर मौर्यों की हुकूमत थी। वृद्ध हो चुके मौर्य सम्राट बिंदुसार की सत्ता को हिलता देख कई अधीनस्थ सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक तरफ उत्तर हिंद की सीमाओं पर मौका परस्त यूनानियों के जंगी लश्कर तलवारें तान चुके थे, तो दूसरी तरफ सामंतों की बेशुमार लूट और आतंक से जनता त्राहिमाम हो उठी। हर तरफ अंधकार का राज था कि तभी पाटलिपुत्र की धरती से सेनाएं लेकर निकला वो तेजस्वी योद्धा जिसने मगध के विद्रोहियों की सत्ताओं को जड़ से उखाड़ डाला। सत्ता सामंतों को हुकूमतों से उठाकर उसने ऐसी बर्बर मौत मारा कि उसके जीवित रहने तक किसी विद्रोही ने मगध के विरुद्ध सर उठाने का साहस न किया। ईरान से इंडोनेशिया तक की धरती जिसकी तलवार के आगे सर झुकाती, उस परम प्रतापी योद्धा का नाम था अशोक। आखिर कौन है ये अधिराज जिसने इस समस्त भूलोक को अपनी ताकत से हिला दिया? पाटलिपुत्र की राज गद्दी से 50 सालों तक अखंड हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसने आज के भारत से दोगुनी भूमि को जीत लिया था। 50 लाख किलोमीटर के इलाके पर जिसका झंडा लहराता, वो सम्राट अशोक जब दक्षिण विजय पर गया तो दक्षिण के सहस्त्र योद्धाओं को अपने घोड़े के पीछे बांध लाया। किले उज्जैन को विद्रोहियों के रक्त से नहलाने वाले उस प्रतापी ने मगध के रण में अपने भाइयों को जिंदा जला दिया। वो ही था जिसने कलिंग के आबाद राज को लाशों का वीराना बना दिया। गंगा घाट से जब उसका सैन्य लश्कर निकलता तो इस लोक के कोने कोने पर मातम पसर जाता। ऐसा कीर कोकिल विजेता जिसके प्रताप की गाथा सुनकर कलेजे का बहता रक्त फफकारने लगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। वो साल था 286 ईसा पूर्व का, जब उज्जैन की धरती पर यूनान के व्यापारियों ने ऐसा भीषण दंगा किया कि पूरा अवंती दहल उठा। इस नगर के राज सामंतों को बंदी बनाकर विद्रोहियों ने इस पूरे नगर में ऐसा कोहराम मचाया कि खड़ी फसलें जला दी, अनाज की मंडियां लूट ली और किला उज्जैन आग के हवाले कर दिया। राज्य सत्ता को बेबस होते देख मगध के सम्राट बिंदुसार ने इस दिशा में कई सैन्य अभियान भेजे, परंतु शांति की प्रार्थनाएं करती ये सेनाएं हर बार नाकाम होकर लौटी। अतः अंत में इस इलाके में अशोक को भेजने का फैसला लिया गया। भादव मास की तेज बरसातों में जब शिप्रा का प्रवाह अपने उफान पर था, तभी मगध के युवराज अशोक एक विराट सेना के साथ उज्जैन पर चढ़ आए। शुरू में विद्रोहियों ने अशोक को हल्के में लिया। उन्हें लगा कि वो भी प्रार्थनाएं करेगा, परंतु इसके इतर अशोक ने रात्रि के घोर सन्नाटे में उज्जैन प्रांत पर तगड़ा घेरा जमाया और भोर के पहले ही पहर में यम गर्जना करते अशोक ने विद्रोहियों पर ऐसा भीषण छापा मारा कि उदंडियों के हाथ पांव कांप गए। चंद घंटों में ही मगधी वीरों ने हर तरफ मृत्यु और शवों का ऐसा अंबार लगाया कि पूरे नगर में सन्नाटा पसर गया। जनता घरों में दुबक गई, गलियां सूनी पड़ गई। नगर बुर्ज पर विद्रोहियों के मस्तक लटक रहे थे। अशोक के इस भयभीत रूप से अवंती का बच्चा बच्चा कांप गया। खैर, उज्जैन के इस रण में अशोक खुले सिंह की भांति गश्त लगा रहे थे कि एकाएक उन्हें उनके पिता राजा बिंदुसार की मृत्यु का समाचार मिला। गमगीन आंखों के साथ युवराज ने तुरंत राजधानी की तरफ कूच कर दिया। इधर राजा की मृत्यु से पूरा पाटलिपुत्र संघर्ष का मैदान बन गया।
सत्ता, सियासत और राजभोगी सामंतों ने आज के पटना को रक्त रंजित कर डाला कि एकाएक मगध अधिराज अशोक की विराट सेनाओं ने राजधानी में प्रवेश किया। अशोक के आते ही तलवारें थम गई, बद्ध बिलाव बस देखते रह गए और अशोक सीधे साम्राज्य की राज गद्दी पर आसीन हो गए। परंतु इस घटना ने एक नई बगावत को अंजाम दिया। पाटलिपुत्र से दूर 100 दिशाओं में तैनात मगध के अन्य राजकुमारों ने अशोक के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। राजा बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे सुसीम के नेतृत्व में ये सभी भाई एकत्र हुए। इन सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से एक महासेना का निर्माण किया और इसी बलवान सेना के साथ इन भाइयों ने सीधे राजधानी पटना तक घातक बढ़त बना ली। शत्रुओं की इस विराट सेना ने पाटलिपुत्र पर ऐसी भयंकर अग्निवर्षा की कि पाटलिपुत्र आग की लपटों में धधकने लगा। परंतु युद्ध का पासा पलटते देर न लगी जब मगधों की महासेनाएं रणभूमि में उतरी और चंद घंटों में ही सुसीम को धराशायी कर डाला। उसकी समग्र सेनाएं अधीनस्थ कर ली गई और सुसीम को दबोचकर मगध राज के आगे हाजिर किया गया, जहां इसी रणभूमि में सम्राट ने सुसीम को उठाकर भीषण अग्नि की ज्वालाओं में फेंक दिया। अशोक के ऐसे भयानक रूप को देख सभी भाई कांप गए और वे पूरी रफ्तार से रणभूमि से भाग निकले। परंतु सम्राट के क्रोध से एक भी बच ना पाया। जल्द ही सम्राट की पराक्रमी सेनाएं ऐसे भव्य विजयी मार्च पर निकली कि एक एक शत्रु सत्ता अधीनस्थ कर ली गई। कहा जाता है कि सम्राट जब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी सेनाओं के पीछे हजारों सत्तासीन सामंत, मंत्री और युद्धबंदी बंधे थे। इन सभी बंदियों के लिए सम्राट ने राजधानी पाटलिपुत्र में एक विशाल जेल का निर्माण करवाया। एक ऐसी जेल जिसके बारे में दिव्य वदान में लिखा गया कि शत्रुओं के लिए अशोक की जेल नरक का द्वार थी। पकड़ में आए राजद्रोहियों को ऐसी भयानक यातनाएं दी जाती कि कैद में आया कैदी भी मौत मांगने लगता। निस्संदेह अगले 8 वर्षों में सम्राट ने अपने प्रत्येक भाई पर काबू पा लिया, परंतु एक भाई सुभद्र सम्राट से बचकर कलिंग भाग गया। मगध की हुकूमत के पूर्व में स्थित कलिंग वो ताकतवर राज्य था जिसने अपनी जल सेना और खूंखार पैदल सेना के दम पर कई राज्यों को धूल चटाई। ऐसे शक्तिशाली कलिंग जैसे राज्य के राजा अनंत पद्मनाभ को सम्राट ने एक पत्र लिखा कि भद्रा को मगध के हवाले कर दिया जाए, परंतु कलिंग राज ने शरणागत को सौंपने से मना कर दिया। ये मनाही मगध की सत्ता को सीधी चुनौती थी और हुआ भी वही। सम्राट ने आगे कलिंग पर वो घनघोर कहर बरपाया कि कलिंग युद्ध आज तक के भारत के इतिहास का सबसे खूंखार युद्ध बन गया। वो साल था ईसा सन 261 जब इस भूलोक के अधिराज ने अपनी सेनाएं सजाई और मगध के विराट सैलाब के साथ वो निकल पड़ा कलिंग की हुकूमत को हिलाने। 2 लाख तनतनाते योद्धाओं के साथ सम्राट ने कलिंग को ऐसा धमकाया कि कलिंग का चप्पा चप्पा सहम गया। आधे से अधिक कलिंगवासी तो अशोक के आने मात्र की खबर से ही भाग निकले। जो बचा वो रणभूमि में कूद गया। पूरा कलिंग युद्ध का मैदान बन गया। ऐसा घनघोर युद्ध आरंभ हुआ कि पूरा मैदान योद्धाओं की गर्जनाओं से गूंज उठा। शाम होते होते पूरा कलिंग लाशों का वीराना बन गया। दुर्ग की दीवारें ढहा दी गई, फाटक जला दिए गए। विजित सेनाओं ने दुर्ग में छुपे सुभद्र को बंदी बनाकर मगध राज के सामने हाजिर किया। राज आदेश के तहत द्रोहियों को जंजीरों में बांधकर राजधानी ले जाया गया। 1.5 लाख युद्ध बंदियों के साथ सम्राट ने पाटलिपुत्र की तरफ कूच किया। लाखों लाख कलिंगवासी कलिंग छोड़कर भाग गए।
हजारों हजार लड़ते लड़ते मर गए। इस विध्वंसक युद्ध का परिणाम ये रहा कि समृद्ध कलिंग उजड़ा हुआ वीराना बन गया। सम्राट जब पाटलिपुत्र पहुंचे तो उनकी नजर राज्य सीमा पर खड़े एक बालक पर पड़ी। सम्राट ने पूछा, ये नन्हा सन्यासी कौन है? मैं सुसीम पुत्र निगरोध हूं महाराज। हाँ, वही जिसके पिता को आपने जीवित जला दिया था। एकाएक सम्राट स्तब्ध रह गए और अपने भतीजे को कसकर गले लगाया। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर भिक्षु के चरणों में रख दिया और बस यहीं से मगध राज की दिशा बदल गई। अगले 31 वर्षों तक सम्राट ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, न ही किसी राज्य पर सेनाएं चढ़ाई। उन्होंने दक्षिण विजय का इरादा बदल दिया और आजीवन अहिंसा के सिद्धांत पर कायम हो गए। उनका आगे का पूरा जीवन संसार भर में बौद्ध धर्म के विस्तार में बीता। सम्राट की मृत्यु तक हुकूमत 2 भागों में बढ़ गई। पश्चिम में सम्राट की बड़ी रानी पद्मिनी के पुत्र कुणाल और पूर्व में संप्रति का शासन कायम हुआ। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।